हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो वह सभी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अथवा इसी परिभाषा को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है कि वह सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए समस्त जीवधारियों के लिए जरूरी होती हैं, जैव प्रक्रियाएं या जीवन प्रक्रियाएं अथवा जैव प्रक्रम कहलाती हैं या लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। तो संसार के सभी जीवों में टूट फूट और उसकी मरम्मत का कार्य हर समय चलता रहता है, और जब हम कोई कार्य करते हैं तब भी यह चलता ही रहता है। चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम क्लास में बैठे हों, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हों, हर क्षण चलता ही रहता है। मतलब हर पल हमारे शरीर में मेंटेनेंस का कार्य होता ही रहता है। तो वे सभी प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से, मिलीजुली रूप से मेंटेनेंस का कार्य करती हैं, उन्हें ही जैव प्रक्रम कहा जाता है या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में निरंतर टूट फूट होती रहती है, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। इसीलिए मेंटेन प्रोसेस या मेंटेनेंस प्रोसेस लाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी मेंटेनेंस जो होती है, ये कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यह ऊर्जा हमें दो प्रकार की क्रियाओं से प्राप्त होती है। पहली है अपचयी क्रियाएं, या अंग्रेजी में इसे कैटाबोलिक रिएक्शन बोला जाता है, और दूसरी है उपचयी क्रियाएं, या इसे अंग्रेजी में एनाबोलिक रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शंस क्या होती हैं। यानी कैटाबोलिक क्या है और एनाबोलिक क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो पहले कैटाबोलिक रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो पहले अपचयी क्रियाओं को जान लेते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। यानी वह सभी क्रियाएं जिनके अंतर्गत जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वह सरल अणुओं में टूट जाते हैं, तो उसे ही अपचयी क्रिया या कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण के रूप में आप जान लीजिए कौन कौन सी क्रियाएं कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये क्रिया कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है। तो पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये सब अपचयी क्रियाएं होती हैं या कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं। चलिए अब उपचयी क्रियाएं या एनाबोलिक रिएक्शंस को समझ लेते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। अपचयी क्रिया में क्या था, ऐसी क्रियाएं थी जिनमें जटिल अणु सरल अणु में बदलते थे। लेकिन उपचयी क्रिया में या एनाबोलिक रिएक्शन में क्या है कि ऐसी क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, तो उन्हें उपचयी क्रिया या एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। तो एनाबोलिक रिएक्शन बिल्कुल कैटाबोलिक रिएक्शन के डिफरेंट है, यानी बिल्कुल उसके उल्टा है। तो इस प्रकार से उपचयी क्रिया के अंतर्गत जो सरल कार्बनिक अणु हैं वो जटिल अणुओं में बदलते हैं या जटिल अणुओं में संश्लेषित होते हैं, तो उसे ही एनाबोलिक रिएक्शन बोला जाता है। इसके अंतर्गत उदाहरण के रूप में जान लेते हैं, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं, और जंतुओं में वसा का निर्माण जो होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्लों का जो संश्लेषण होता है, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं कि उपचयी क्रियाएं होती हैं या एनाबोलिक रिएक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सरल अणु से जटिल अणु में संश्लेषण हो रहा है। तो आदि ये सभी क्रियाएं जो हैं ये उपचयी क्रियाएं हैं। तो इन दोनों क्रियाओं को मिला करके, यानी अपचयी क्रिया और उपचयी क्रिया अथवा कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन, दोनों को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस बोला जाता है या उपापचय क्रियाएं बोलते हैं इनको, दोनों को मिला करके। तो कुल मिला करके वे सभी प्रोसेस जो मिल करके मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इन सभी जैव प्रक्रम या प्रोसेस के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। बाकी डिटेल से जानकारी के लिए मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के चैनल से देख सकते हैं। तो पहला है पोषण अथवा न्यूट्रिशंस। तो जीवों की उपापचयी या मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में
निरंतर खपने वाले पदार्थों को कच्चे माल के रूप में बाहर से ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। मतलब ये कि जीव के शरीर में जो क्षति या टूट फूट को रोकने के लिए मेंटेनेंस प्रोसेस की ज़रूरत जो होती है, और इस कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। यानी हमारे शरीर में जो मेंटेनेंस होती है उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और इस ऊर्जा को हम भोजन से प्राप्त करते हैं, अथवा भोजन के रूप में जो चीज़ भी हम खाते हैं उससे हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन के रूप में ऊर्जा को लेने की प्रोसेस अथवा प्रक्रम ही पोषण कहलाता है। तो पोषण या पाचन पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित मैंने उसमें डिटेल से समझाया हुआ है, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। फिर दूसरा जैव प्रक्रम है या दूसरा लाइफ प्रोसेस का तथ्य है श्वसन या रेस्पायरेशन। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव को बहुत सी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और यह ऊर्जा जीवों की शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में भोजन या ग्लूकोज से प्राप्त होती है। यानी जितनी भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होगी? भोजन से अथवा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इस ऊर्जा की बहुत से कार्यों में जरूरत पड़ती है। यानी हमारे शरीर में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो इस ऊर्जा के कारण होते हैं, तो समय समय पर यह काम आती ही रहती है हमारे शरीर में। तो ऑक्सीकरण की इस क्रिया में बाहर की O2 का उपयोग होता है, यानी बाहर की ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से वे सभी क्रियाएं जिनमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है श्वसन कहलाती हैं। तो श्वसन या रेस्पायरेशन पर फुल वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने चित्र सहित समझाया हुआ है। फिर अगला जैव प्रक्रम है विसरण या डिफ्यूजन। तो यह एक कोशिकीय जीवों में होता है। जो विसरण है, जो डिफ्यूजन है, यह एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो एक कोशिकीय जीव के शरीर की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, इसीलिए उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है। तो जब विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है तो इस प्रकार के जितने भी जीवधारी होते हैं वो विसरण क्रिया के द्वारा यह कार्य करते हैं। जैसे अमीबा, तो शरीर की सतह से पादापों के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। जो अमीबा होता है ये शरीर की सतह पर इसके पादाप बनते हैं, उसी से भोजन करता है, और फिर शरीर की सतह से ही जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको बाहर निकालता है। यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, विसरण कैसे होता है, तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला जैव प्रक्रम है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसा कि नाम ही है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। तो शरीर में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया ही ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कहलाती है। तो इसको ऐसे समझें कि जैसे हमने कुछ खाया पिया तो उससे जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ वो हमारे शरीर के सभी अंगों में जिस तंत्र के द्वारा जाता है उसे ही परिवहन तंत्र कहा जाता है। परिवहन तंत्र अथवा ट्रांसपोर्टेशन पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, तो इसका भी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। फिर अगला जैव प्रक्रम है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। यानी जब शरीर में उपापचयी क्रियाएं हो जाती हैं तो उनके बाद में जो बेकार और हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है अथवा एक्सक्रीशन कहलाता है। और बता दें कि इस कार्य को करने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यानी इस कार्य को जो अंग करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स बोला जाता है, और पूरे तंत्र को उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटोरी सिस्टम बोलते हैं। तो इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये तो सभी उपापचयी क्रियाएं अथवा कैटाबोलिक रिएक्शंस के उदाहरण हुए। यदि उपचयी क्रिया या एनाबॉलिक रिएक्शंस का उदाहरण देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण मैंने बताया था, और भी चीज़ें बताई थी। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हरे पौधे क्लोरोफिल या पर्णहरिम तथा प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं।
अथवा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, अथवा कहें तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी जो हरे पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल अथवा पर्णहरिम तथा प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कच्चे पदार्थ दो होते हैं, इनको लेकर के कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं अथवा फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो इस पर भी मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है फोटोसिंथेसिस पर, आप लोग जा करके अच्छी तरह से वहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम पर संक्षिप्त वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।